हाय फ्रेंड्स, प्रशांत वशिष्ठ हियर। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि ये कुछ आप एक वीडियो बनाइए आईएलटीएस वगैरह के बारे में। छोटी सी इन्फॉर्मेशन हालांकि है, बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी ये छोटी इन्फॉर्मेशन भी कई बार आप लोगों के हेल्प में आ सकती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो इस पर भी बनाई जाए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे इज़ कि भाई आईएलटीएस क्या है। आईएलटीएस ऑलमोस्ट हर एक को, हालांकि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर आने के लिए जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ चाहती हैं कि भाई हमारे पास में वो लोग आएँ जिनको इंग्लिश बोलनी आती हो। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मतलब उस तरीके से कि भाई उसको लगभग हर कोई समझता है, जानता है, लिखता है, बोलता है। और ये एक लैंग्वेज जिससे कि आप कन्वर्स कर सकते हैं। अब इंग्लिश जो है इतने सालों से चली आ रही है, तो अब ये एक इंटरनेशनल नॉर्म बन गया है कि हर एक पढ़े लिखे को कम से कम इंग्लिश आनी चाहिए। तो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जिसे कि हम लोग आईएलटीएस बोलते हैं, इसका एक टेस्ट होता है जिसमें कि आप लोगों को कुछ एक सर्टेन लिमिट्स, कुछ कुछ बैंड्स लेकर के आने होते हैं, यानी कि परसेंटेज। हालांकि उनको बैंड्स बोलते हैं क्योंकि 8 में से होते हैं, तो यू नीड एटलीस्ट 6 टू इन ऑर्डर टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो 6 बैंड्स ईच, क्योंकि उसके अलग अलग सेक्शंस होते हैं। इसमें स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन सभी में आपको अगर 6 बैंड आ जाते हैं, सो दिस इज़ क्वाइट अ गुड वन। सो इफ़ दिस इज़ यू आर गेटिंग 6 out of 8, दैट मीन्स यू आर हैविंग ऑलमोस्ट 75% ऑफ स्किल्स, एंड 75% इज़ क्वाइट अ डिसेंट वन। सो उसमें 6 बैंड्स, बाकी अगर उससे ऊपर आ जाते हैं तो कंग्रेचुलेशन, दैट मीन्स यू आर एट पार विद पीपल। इवन आई हैव सीन पीपल हियर हु आर नॉट इवन एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली, बट इवन देन वी आर better than them, and I'm sure Indian students can easily achieve this. इसके अलावा जब आप कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको, जैसे हम हमारे इंडिया में हम लोग किसी भी कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका प्रॉस्पेक्टस खरीदना पड़ता है। प्रॉस्पेक्टस की एक फ़ीस होती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अगर आप जाते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से पहले आप उसका प्रॉस्पेक्टस भरते हैं, और फिर बाद में उसको आप भर करके कॉलेज में भेजते हैं। फिर बाद में वो उसे देखते हैं कि हाँ ठीक है, स्क्रूटिनाई करने के बाद में आपके पास में एडमिट कार्ड भेजते हैं। तो उसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर भी फीस देनी पड़ती है, और उसके लिए आपके हर एक प्रॉस्पेक्टस यानी कि फॉर्म की कीमत ऑलमोस्ट होती है 150 से $200, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल का कॉलेज है, तो यहाँ की एज़ कम्पेयर टू इंडियन प्रॉस्पेक्टस थोड़ी सी कीमत ज़्यादा होगी। तो 150-200 में पर यूनिवर्सिटी का आपको जो है फॉर्म भरने को मिलता है, एप्लीकेशन फ़ी जो उनकी होती है, सो दैट यू आर टू बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू द कॉलेज। इसके अलावा जो IELTS की है, 10 से 15,000 18,000 तक की उसकी फ़ीस होती है, अगर मैं रुपीज़ में बात करूँ तो। सो दैट कम्स आउट टू बी अराउंड $250 to $300 जो है वो उसकी फ़ीस होती है। उसको फ़ीस भरने के बाद में यू आर अलाउड टू अपीयर फॉर एन IELTS एग्जामिनेशन। और जो कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, तो कॉलेज में अगर आपका 2 साल का है या 3 साल का है या 4 साल का है, तो ऑन एन एवरेज एक सेमेस्टर, क्योंकि एक साल में ऑलमोस्ट 2 सेमेस्टर्स होते हैं, तो एक सेमेस्टर की कीमत ऑलमोस्ट की फ़ीस ऑलमोस्ट 7,000 से लेकर के 8,000, मे बी इवन 10,000 तक भी हो सकती है। if this is considered to be much coveted course, so in that case it will go up further, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन की कीमत काफ़ी है, क्योंकि उसके बाद में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्लेंटी ऑफ मिल जाती हैं। तो 7,500 आप एक नॉर्मल रेशियो लगा कर चलें। आपका 2 साल का डिप्लोमा है तो 4 सेमेस्टर्स, यानी कि दिस कम्स आउट टू बी अराउंड $30,000। इसके अलावा आपके कम से कम 2 सेमेस्टर की जो है वो फ़ीस एक साथ मांगते हैं, यानी कि 1 साल की फ़ी आपको एक साथ पहली बार में जमा करानी पड़ती है। हालांकि उसके बाद में आप लोग उसमें इंस्टॉलमेंट्स में आप कर सकते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि कि कॉलेज भी श्योर हो जाए कि जो स्टूडेंट हमारे पास में अप्लाई करना चाहता है उसके पास सफिशिएंट फंड्स हैं या नहीं हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जो 1 साल की फ़ी पे करेगा, तो वो ऐसे ही तो नहीं चला जाएगा। ऑब्वियसली उसके बाद में वो सेकंड ईयर की पे करेगा। ये नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में आया और फिर बाद में यहाँ पर आकर के उसने पढ़ाई छोड़ दी। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर द पर्सन्स हु कम हियर एंड लीव देयर स्टडीज़। So it's always advisable to complete their studies, because once they are able to complete their studies, they will be able to apply for the colleges, for the jobs. And आपको ये भी सुनिश्चित करना है, आपको ये भी श्योर करना है कि आपके पास में एटलीस्ट
$10,000 आपकी GIC अकाउंट में हो, क्योंकि वो मनी जो आपका खुद का है, जो आपके आड़े वक्त में काम आएगा, जब आपके पास में पैसे की कमी होगी तो बाद में, क्योंकि एक रेगुलर मंथली इनकम आपके पास में आनी ज़रूरी है फॉर द टाइम दैट यू आर स्टडिंग इनटू द कॉलेज। और 1 साल की फ़ी आपके पास में होनी चाहिए। वो जब ये देखती है कॉलेज के, उसके बाद में आपके पास में 1 साल की फ़ी प्लस $10,000 जो GIC के लिए है। सो दिस पर्सन विल बी able to sustain himself or herself in the long run, at least for a year or more, and then they give you admission also. इसके अलावा आपके जो है लगभग IELTS के लिए भी आपके पास में फ़ीस होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके पास में वीज़ा वगैरह लगाना होता है और फ़्लाइट वगैरह की जो है टिकट्स, तो इन सब को मिला कर के अगर हम बोलें तो इट कम्स आउट टू बी अराउंड 8 लाख के आसपास का जो है वो ख़र्चा अगर हम लगाएं तो 8 8 16, क्योंकि 16,000 तो आपकी सेमेस्टर की फ़ीस 1 साल की फ़ीस हो जाती है अगर हम 8,000 पर सेमेस्टर लगाएं, प्लस आप लोगों के लिए जो रहने का, प्लस जो आपका GIC है दैट कम्स आउट टू बी 10,000, सो दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 5 से 6 लाख के आसपास खर्चा वो हो जाता है। प्लस आपकी IELTS के लिए जो अप्लाई करने की होती है, क्योंकि आप अप्लाई करेंगे, बाकी और फॉर्म्स वगैरह भरेंगे, तो उन सब की फ़ी भी ऑलमोस्ट जो है 30 से 40 हज़ार हो जाती है। और फिर आपकी फ़्लाइट टिकट, तो आपकी 1 लाख, 8 लाख और 6 लाख अगर हम लगाएं तो दिस कम्स आउट टू अराउंड 15 लाख रुपीज़। तो इतने रुपए अगर आपके पास में है देन यू कैन अप्लाई फॉर कमिंग टू कैनेडा, क्योंकि यहाँ पर ख़र्चा अगर कमाते भी हैं तो आदमी खर्चा भी उसी हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होता है। IELTS के लिए कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि उसमें कितनी टाइम लिमिट होती है। तो टाइम लिमिट की अगर हम बात करें तो IELTS के लिए लगभग जो है आपको 3 महीने की टाइम आपको लेना होता है अपने पास में, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश पुअर है लेकिन आप पढ़े लिखे हैं तो कुछ टाइम बाद में दैट्स फॉर श्योर कि आप जो है अपनी इंग्लिश सही कर सकते हैं। तो आपको 3 महीने की तैयारी की ज़रूरत होती है। 3 महीने से ऊपर आई डोंट थिंक कि भी इंडियन स्टूडेंट्स जो इतना टाइम लगाएंगे कि IELTS का एग्ज़ाम ना क्रैक कर पाएँ। एग्ज़ाम देने के बाद में आपको लगभग 15 दिन के आसपास रुकना होता है। इस दौरान में आपका रिज़ल्ट भी वो आपको भेज देते हैं। और उसके बाद में फिर आप जो है जैसे ही उस रिज़ल्ट को अलंग विद जो आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी कॉलेज या उसके रिज़ल्ट्स हैं, उसको आपको जो है मिला करके भेजना होता है यूनिवर्सिटी के पास में। और वहाँ से जो आपको रिप्लाई मिलने में लगभग 2 से 3 मंथ्स लग जाते हैं। और कॉलेजेस जो है वो इतने टाइम में आपके पास में रिजल्ट्स भेज देते हैं कि भाई आप लोग जो है वेदर यू आर एलिजिबल फॉर द कॉलेज और नॉट। और इसके अलावा जो आप फॉर्म जो भरते हैं कॉलेज का, जो कि मैंने आपको बताया लगभग $200 से $300 का, तो आप 2-3 कॉलेज में भी अगर भरते हैं तो 1-2 हज़ार डॉलर उसमें लग जाते हैं। तो उसमें आपको वो साफ साफ लिखा हुआ होता है कि उसके अंदर उनकी कितनी फ़ीस है, उसके फॉर्म के अंदर लिखा होता है कि कितनी उसकी डेडलाइन है, क्या उसकी डेडलाइन है, कब तक उनकी फ़ीस जो है उनके पास में आ जानी चाहिए। और जब आप GIC के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जैसे आप बैंक में डालते हैं 3 से 4 दिन में आपके पास में वो नोटिफिकेशन भी आ जाता है। और 1 वीक के अंदर ऑलमोस्ट वो ट्रांसफ़र भी हो जाता है आपके कनाडा, अगर आपने अकाउंट खुलवाया हुआ है तो उसके अंदर। बाकी जो लोन की फॉर्मेलिटीज़, अगर आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपने लोकल बैंक में, तो ये आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी फास्ट वो इस वर्क को करते हैं। तो कोई भी बैंक चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि आपका एक बार लोन अगर सेंक्शन हो जाता है तो फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर आने से कोई नहीं रोक सकता। एंड दैट इज़ सर्टेनली अ वेरी गुड डिसीजन फॉर द पीपल हु वांट टू कम टू कैनेडा। एंड वंस ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीटेड, आप उसको सबमिट कीजिए CIC की वेबसाइट पर। और उसके बाद में जो आपका वीज़ा जो होता है वो ऑलमोस्ट जो है, हालांकि वहाँ पर वीज़ा एजेंट्स बैठे होते हैं, अगर आप खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। एजेंट्स, अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है, आपको थोड़ा सा लगता है कि आपका कहीं कुछ गलत फॉर्म वगैरह ना भर दिया जाए, तो एक एक वीज़ा एजेंट जो है उसकी हेल्प लेना ठीक रहता है, क्योंकि वो इतने सालों से काम कर रहे होते हैं। दे आर एजुकेटेड, सॉरी नॉट एजुकेटेड, मे बी दे आर मोर लर्नड देन यू, बिकॉज दे हैव बीन हेल्पिंग द पीपल। एंड इफ़ ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर फाइन, इट टेक्स नॉर्मली 1 से 1.5 महीने के आसपास जो है आपका वीज़ा लग करके आ जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं कि भाई आपके लगभग 6-7 महीने का तो टाइम आपके पास में होना चाहिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें कि आप 3-4 महीने आप सिर्फ IELTS के ले सकते हैं। अगर आपने पहले से तैयारी की हुई है तो बाद में ये काम टाइम और भी कम हो सकता है।
तो ये टाइम लिमिट्स आप ध्यान में रखिए। बाकी ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट या प्लीज़ स्टडी 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 एंड मेक योर सेल्फ एलिजिबल to come here and start working, because when you will come here, you will start working, you will learn, and then you will earn. So this is called earning while learning. Best of luck. We are waiting for you in Canada.